जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिलेबस। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 का जो भी हमारा सिलेबस है वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी क्लास तीसरी है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस में सिलेबस देखा था, पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकेंड का जो भी सिलेबस था वो कंप्लीट सिलेबस देखा था। उसी हिसाब से उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक तैयारी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली हिंदी साहित्य से, तो ये वीडियो, ये चैनल और ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की। हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी उपबोलियां। तो यहाँ पे हम हिंदी की उपभाषाएं देखेंगे और उनकी बोलियां देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाएं हैं एवं उनकी बोलियां कुछ इस प्रकार हैं। उपभाषाएं और बोलियां यहाँ पे दी हुई हैं। पश्चिमी हिंदी सबसे पहला दिया हुआ है, पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये आती हैं। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। फिर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी में आती है मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। बिहारी हिंदी में आती है भोजपुरी, मैथिली, मगही, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमावनी और नेपाली। गढ़वाली, कुमावनी और नेपाली। तो ये थी दोस्तों हमारे हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास जो हुआ है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कुछ इस प्रकार हैं। खड़ी बोली। इस बोली को हिंदुस्तानी, सरहिंदी, बोलचाल की हिंदुस्तानी खड़ी बोली आदि नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि खड़ी बोली को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पे हिंदुस्तानी नाम करके ऑप्शंस दिया हुआ था। ठीक है, इसका दूसरा व सही नाम कौरवी है। क्या नाम है इसका? दूसरा व सही नाम है कौरवी। यह वही प्रदेश है जिसे पहले गुरु जनपद कहते थे। कौरवी या खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला का पूर्वी भाग तथा पटियाला के पूर्वी भागों में बोली जाती है। कौन सी भाषा? खड़ी बोली, या जिसे हम कौरवी कहते हैं। खड़ी बोली तथा उसके परिष्कृत रूप मानक हिंदी में पर्याप्त समानताएं मिलती हैं। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इस बोली का प्रयोग किया था। 14वीं शताब्दी में सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? अमीर खुसरो ने। 16 से 17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर ब्रजभाषा व अवधी का आधिपत्य रहा है, परंतु कालांतर में खड़ी बोली में हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा। न केवल पद्य में अपितु गद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। खड़ी बोली के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य का भी जन्म हुआ। खड़ी बोली के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य का भी जन्म हुआ। सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदा सुखलाल आदि ने अपने गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। अतः गद्य साहित्य के विविध रूप में हिंदी खड़ी बोली ने उल्लेखनीय विकास किया। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा
आदि कवियों ने अपने काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी खड़ी बोली का सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। खड़ी बोली में अतुकांत पद्य में निराला जी का प्रमुख स्थान है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिऔध रचित प्रिय प्रवास है। ठीक है, कौन सा है? प्रथम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास। खड़ी बोली की विशेषताएं। खड़ी बोली आकार बहुला बोली है। इसमें अधिकांश आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे माता, पिता, हथौड़ा आदि। खड़ी बोली में बहुधा द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे करत्ता, बेट्टा, गाड़ी आदि। खड़ी बोली में मूर्धन्य रन का प्रयोग मिलता है, जिसका मानक हिंदी में अभाव है, जैसे बाल, जंगल आदि। खड़ी बोली में मानक हिंदी के ना भा के स्थान पर क्रमशः ना बा का प्रयोग होता है, जैसे खाना, जाना, आना, अभी का हो जाएगा अभी, कभी का हो जाएगा कवि आदि। हरियाणवी। हरियाणवी को हरियाणी तथा बांगरू भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बांगरू, हरियाणवी बोली को बांगरू नाम इनमें से किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हरियाणा प्रांत पानीपत, सोनीपत, जींद, पटियाला, हिसार, गुड़गांव आदि तथा दिल्ली के देहात क्षेत्र में हरियाणवी बोली बोली जाती है। हरियाणा प्रांत में अहीर तथा जाटों की बहुलता है। इस कारण हरियाणी को जाटू भाषा भी कहा जाता है। हरियाणवी में साहित्य का अभाव है। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, जिसका जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में बोली जाती है। ब्रज भाषा अपने विस्तार के साथ मथुरा मंडल की भाषा के रूप में विकसित हुई है। ब्रज भाषा का आरंभिक उल्लेख ऋग्वेद में है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण व हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ है गो स्थली, जहां गायें रहती हैं। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ होगी। ब्रज भाषा का साहित्य अत्यंत विशाल है। सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद बिहारी, केशव भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि ब्रज भाषा के कवि हैं। राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से लेकर के 351 के अनुच्छेदों में वर्णित है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी या अंग्रेजी में होगा। राजभाषा आयोग 1955। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, जिसके सदस्य थे। इसके आयोग के कुछ मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं
किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। हिंदी सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है। यही संपूर्ण भारत का एक माध्यम है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा विशेषता दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हो। संसद व विधान मंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए। भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ये कुछ सुझाव थे। अनुच्छेद 344 के अनुसार प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा, जो निश्चित की जाने वाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सकता है। साथ ही अंग्रेजी न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के स्वरूप, विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप तथा संघ की राजभाषा तथा राज्य के बीच या एक दूसरे राज्य के बीच भाषा संबंधी सुझाव देगा। अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी के शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करेगा और ऐसा नहीं हो सकने की स्थिति में अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रहेगा। अनुच्छेद 348 के अनुसार संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी, पत्रकारिता की भाषा होगी। यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करेगा तो उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की मान्यता, उसे राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इस निमित्त से मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रति एक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी होगी। अनुच्छेद 349 के अनुसार राज्य भाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन द्वारा पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 350 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथा स्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकारी होगा। मतलब किसी भी भाषा में, उस राज्य की किसी भी भाषा में आवेदन कर सकेगा। अनुच्छेद 351 के अनुसार अनुच्छेद 351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। 22 भाषाएं हैं। 92 वाला जो संशोधन अधिनियम 2003 था द्वारा वर्ष 2004 में 4 भाषाएं
और जोड़ी गई, जिनका नाम है संथाली, डोगरी, मैथिली, ठीक है, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली जोड़ी गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि हिंदी को 1965 तक राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग, संसद और सरकार ने आदेश, सुझाव, अधिनियम, अनुदेश और नियम निर्धारित किए, जिनके द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित किया गया। ठीक है, तो 92 वाला संशोधन पूछता है परीक्षाओं में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो 4 भाषाएं, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। राजभाषा अधिनियम 1976, इस अधिनियम के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए, जो निम्न प्रकार हैं। भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया। का वर्ग के क्षेत्र, का वर्ग के क्षेत्र में आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली। ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। का वर्ग के क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं। खा वर्ग के क्षेत्र जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार, ये खा वर्ग के क्षेत्र कहलाते हैं। गा वर्ग के क्षेत्र शेष जो मतलब इसके अलावा, का और खा के अलावा जितने राज्य बचते हैं या केंद्र शासित प्रदेश, वो गा वर्ग के क्षेत्र में आते हैं। केंद्रीय कार्यालयों से का श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। खा श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी पत्र रजिस्टर्ड हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। यदि आवेदन या अपील हिंदी में हो या उस पर हस्ताक्षर हिंदी में है, तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हों, वहां टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि का कार्य हिंदी में किया जा सकेगा। देवनागरी लिपि, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं। लिपि दृश्य व दृष्टिगोचर होती है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उर्दू की है फारसी तथा पंजाबी की है गुरुमुखी। भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु घाटी की लिपि खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी की लिपि चित्राक्षर तथा कुछ ध्वन्याक्षर थी। देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र व नेपाल में प्रचलित है। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडितवत अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। देवभाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से इसके साथ देव शब्द जुड़ गया। देवताओं की उपासनाओं के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उन्हें देवनगर कहते थे। वे संकेत लिपि के समान थे, वहीं से देवनागरी कहा जाने लगा। सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति गठन किया। काका कालेलकर ने आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया तथा स्वर ध्वनियों की संख्या को कम कर दिया गया, जैसे आ, मी, आ, ओ, औ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जैसे हिंदी हिंदी, कंठ कंठ। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देवनागरी लिपि प्रायः दोषारोपण होता रहा
कि इसमें वो संख्या अधिक है, परंतु वास्तविक तो यह है कि वहाँ वर्णमाला का वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके वर्ण सभी ध्वनियों को प्रस्तुत करने में सक्षम है। देवनागरी लिपि प्रायः दोषारोपण होता रहा है कि इसमें वर्णों की जो संख्या है वो बहुत अधिक है, परंतु वास्तविकता यह है कि वहाँ वर्णमाला का वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके वर्ण सभी ध्वनियों को प्रस्तुत करने में सक्षम है। पूरी वर्णमाला पहले स्वर फिर व्यंजन में वर्गीकृत है। स्वरों का वर्गीकरण भी एक स्वर वर्ण के पश्चात दीर्घ वर्ण निश्चित होता है। जैसे छोटा आ, ई, उ, ऋषि, ऐ, ओ, औ, आ। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अंतःस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन व द्विगुण व्यंजनों के रूप में वर्गीकृत है। पुनः व्यंजनों के अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष व सघोष में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी विशेषता किसी अन्य लिपि में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों, परीक्षा में कुछ शब्द पूछ लेता है और पूछता है ये कंठ, इनमें से कंठ शब्द कौन सा है, तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, इस तरह से वहां पे क्वेश्चन पूछता है। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, परंतु व्यंजन के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। यह विशेषता अन्य लिपि में नहीं पाई जाती है। इस लिपि में शब्दों को लिखने के क्रम में स्वर और व्यंजन वर्ण अलग अलग नहीं लिखे जाते, बल्कि संयुक्त होकर पूर्ण अक्षर का निर्माण करते हैं, जैसे कमल, कलम। अक्षरात्मक लिपि में वर्ण के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है, परंतु उच्चारण पहले वर्ण का होगा और उसके पश्चात मात्राएं उच्चारित होंगी, जैसे कोमल, दोमट, कुम्हार। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा। अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है उस पर पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस आंसर भी देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक करके टॉपिक उठाएंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। लगभग 500-600 क्वेश्चन आंसर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस एक महीने में, क्योंकि परीक्षा का जो समय है वो लगभग 1 महीने का है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी करते रहेंगे। तो तैयारी कर लो के साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।